नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विथ मी। तो आज हम इस वीडियो में यूजीसी एनटीए की तरफ से जो नेट जेआरएफ में सिलेबस रखा है हिंदी पेपर 2 का, महाराष्ट्र सेट हिंदी पेपर 2 और कर्नाटक सेट हिंदी पेपर 2, इन चारों एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है हिंदी पेपर 2 का, उसी को दृष्टिकोण में रखकर मैंने यह वीडियो बनाया है। पेपर 2 हमारा हिंदी है, उसमें इकाई 6 है हिंदी उपन्यास। यूजीसी एनटीए की तरफ से कुछ उपन्यासों को इकाई 6 में रखा गया है। उसमें से पहला जो उपन्यास है देवरानी जेठानी जी की कहानी, पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है। और इस उपन्यास की हम समीक्षा और उपन्यास की विशेषताएं, रचनाकार का परिचय आदि इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और प्रेस बेल आइकन, क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा। टेलीग्राम पर क्विजेस और जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ उसके पीडीएफ मैं वहाँ पर डाल रही हूँ दोस्तों। मंडे टू फ्राइडे मेरे दोनों पेपर के सेशंस हो रहे हैं। सुबह 11 से 12 बजे तक पेपर 1 का सेशन होता है और दोपहर 1 से 2 बजे तक पेपर 2 का सेशन हो रहा है दोस्तों। डेली नाइट में 11 से 12 बजे तक पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हो रहे हैं। फास्ट रिवीजन, कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। सैटरडे और संडे के दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है दोस्तों। मेरे चैनल पर यूजीसी एनटीए की तरफ से जो पेपर 1 और पेपर 2 एग्ज़ाम में रखा गया है, उन दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का चार्ज देना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और हर एक टॉपिक पर जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है जीआरएफ हासिल करने का 2021 में, उसे हम प्राप्त कर रहेंगे। और लेट्स क्रैक इट दोस्तों। तो इस वीडियो में देखिए, इकाई 6 है हिंदी उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। मैंने एक चार्ट बनाया है दोस्तों। और देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखित रचना है और इसकी प्रस्तावना हम देखेंगे, ठीक है। देवरानी जेठानी जी की कहानी, यह पंडित गौरी दत्त की एक प्रमुख कहानी है। और पंडित गौरी दत्त हिंदी उपन्यास के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं दोस्तों। और पंडित गौरी दत्त जी का जो समय है वो 1836 से लेकर 8 फरवरी 1906 तक माना जाता है। इनका जन्म 1836 में हुआ है और जो निधन है 8 फरवरी 1906 में हुआ है। यहाँ पर देखिए, रचनाकार का परिचय हम देख रहे हैं। देवनागरी के प्रथम प्रचारक व अनन्य भक्त रहे थे और बच्चों के लिए नागरी लिपि सिखाने के अलावा बहुत सारे इन्होंने भाषाओं को ग्रहण किया है, यानी बहुत सारी भाषाओं को इन्होंने ज्ञान लिया है, जैसे कि उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, देवनागरी लिपियों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और बाद में मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की और सन 1894 में यानी 1894 में उसकी ओर से सरकार को इस आशय का एक ज्ञापन दिया गया कि अदालतों में नागरी लिपि को स्थान मिलना चाहिए। और हिंदी भाषा साहित्य के विकास में पंडित गौरी दत्त जी का जो उल्लेखनीय कार्य किया था, उससे उनकी ध्येय निष्ठा और कार्यकुशलता का परिचय हमें देखने को मिलता है। नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में उनके नाम पर पंडित गौरी दत्त नागरी सेवा सम्मान आरंभ किया है दोस्तों, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान रहा है वो पंजाब
प्रदेश के लुधियाना नामक गांव में 1836 में, और इनके पिता का नाम नाथू मिश्र प्रसिद्ध तांत्रिक और सारस्वत ब्राह्मण थे। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा साधारण ही हुई थी। और 5 साल के जब थे तो उनके घर एक सन्यासी आया था, और उनके घर आए हुए सन्यासी के प्रभाव के कारण उनके पिताजी सब मोह माया घर को त्याग कर यानी वो घर छोड़कर चले गए। और इनकी जो माताजी है दोनों बच्चों को लेकर मेरठ चली गई, और मेरठ में जाकर गौरीदत्त जी ने आगे का अध्ययन करना शुरू किया दोस्तों। और वहाँ पर ही रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीजगणित और रेखागणित, सर्वेइंग, ड्राइंग और शिल्प आदि की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने फारसी और अंग्रेजी का भी ज्ञान अर्जित कर लिया। वैद्यक और हकीम की दिशा में भी इन्होंने अपनी योग्यता उल्लेखनीय सफलता को प्राप्त की थी। और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती मेरठ में आए थे, और उस वक्त उन्होंने जो देवनागरी हिंदी और देवनागरी लिपि के संदर्भ में उन्होंने अभिभाषण किया था, और उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के दास होते जा रहे हैं, ऐसे उनके कहने से उन पर उनका प्रभाव रहा, और उन्होंने देवनागरी का प्रचार प्रसार करने का संकल्प कर लिया दोस्तों। और स्वामी दयानंद सरस्वती क्योंकि उनके भाषणों से राष्ट्रीयता का प्रचार भी किया करते थे गौरीदत्त जी। ठीक है, आपको समझ में आया? यहाँ पर 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जैसे कि नागरी 100 अक्षर, अक्षर दीपिका, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधिनी, देवनागरी के भजन और गौरी नागरी कोश, उर्दू नागरी और उर्दू का स्वांग, देवनागरी गजट तथा नागरी पत्रिका नामक पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है दोस्तों। और काशी नागरी प्रचारणी की सभा 16 जुलाई सन 1893 से पूर्व ही 1892 में देवनागरी प्रचारक नामक पत्र का संपादन एवं प्रकाशन करके हिंदी प्रचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की है दोस्तों। और इन पर इनके कार्य में बिहार के श्री अयोध्या प्रसाद खत्री ने भी योगदान दिया है। अब इनके जो उपन्यास है पंडित गौरीदत्त जी के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी नामक एक उपन्यास लिखा, और बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य लेखन सन 1873 में प्रारंभ किया था, और पंडित गौरीदत्त के इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 में हुआ था। और इससे पूर्व हिंदी गद्य में सैयद इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी 1800 के आसपास लिखी गई थी, और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी है। परंतु दुर्भाग्यवश हिंदी के इतिहासकारों के अग्रणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक ने इसकी उपेक्षा करके पंडित श्रद्धाराम फिलोरी की भाग्यवती प्रकाशन है भाग्यवती का 1877, और लाला श्रीनिवास दास की जो रचना है परीक्षा गुरु, अभी हम आने वाले वीडियोस में उस परीक्षा गुरु रचना को देखेंगे, और 1882 में लिखी रचना को ही हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास और अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है दोस्तों। इस पॉइंट को ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। और इस संबंध में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि उपन्यास के प्रकाशन पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर ने 100 रुपये का पुरस्कार भी प्रदान किया था। और इनके द्वारा अनुदित गिरिजा 1904 नामक एक और उपन्यास भी उल्लेखनीय है दोस्तों। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो उपन्यास के पात्र हैं, यानी उपन्यास के संदर्भ में हम थोड़ी सी प्रस्तावना और एक बार देखेंगे कि देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित कहानी है, और इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है। और डॉक्टर गोपाल राय, ठीक है, गोपाल राय ने इस उपन्यास को
इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है दोस्तों। कौन? गोपाल राय जी ने। अब यह जो उपन्यास है अपने कथ्य में सामाजिकता और यथार्थता को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है और इसके अंतर वस्तु में तत्कालीन समाज का चित्रण और लेखक ने इसमें जो समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक जो स्थितियों की चिंता का जिक्र इन्होंने किया है दोस्तों। बाल विवाह की समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और बंटवारा, स्त्री शिक्षा, बहुओं की समस्याओं और विवाह में गैर जरूरत खर्चों का उपन्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है, क्योंकि धन का व्यय यहाँ पर जो शादी जैसे माहौल में किया जाता है उसका यहाँ पर समीक्षा की गई है दोस्तों। और यह पुनर्जागरण की चेतना से जुड़ी हुई कृति मानी जाती है और यहाँ पर अशिक्षा के कारण मध्यवर्गीय स्त्री की दशाओं का वर्णन और नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभाती हुई हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। अब हम देखेंगे उपन्यास के जो पात्र हैं, उन उपन्यास के पात्रों को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो सर्वसुख है, यहाँ पर देखिए उपन्यास का प्रमुख पात्र माना जाता है और मेरठ का प्रसिद्ध अग्रवाल बनिया है। मुंशी टिकट नारायण, ठीक है, हरसहाय कबाली सर्वसुख की संतानें हैं। बड़ी बेटी पार्वती और छोटी बेटी सुखदेई है। बड़ा बेटा दौलतराम और छोटे बेटे का नाम छोटेलाल। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और 2-3 पात्र जुड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए दौलतराम की पत्नी का नाम ज्ञानो है और छोटे लाल की पत्नी का नाम छोटी बहू यानी देवरानी, छोटी बहू यानी देवरानी है। और यहाँ पर अन्य 2 पात्र आते हैं, नन्हे और मोहन, जो बच्चे हैं, नन्हे और मोहन। थोड़ा सा लिखावटी में गड़बड़ी दिखाई दे रही होंगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जो छोटे लाल है यह भी मुख्य पात्र है, सर्वसुख का बेटा है, सर्वसुख का बेटा है और जो शिक्षित और समझदार सहज स्वभावी व्यक्ति देखने को मिलता है। और छोटी बहू, इसकी जो पत्नी है, छोटी बहू यानी देवरानी, छोटेलाल की पत्नी है, जो प्रमुख नारी पात्र है, यह भी शिक्षित और समझदार स्त्री पात्र हमें इस उपन्यास में नज़र आती है। दौलतराम जो है सर्वसुख का बड़ा बेटा है और इसकी जो पत्नी का नाम है ज्ञानो, जो जेठानी है दौलतराम की पत्नी और घर की बड़ी बहू है, अशिक्षित है, सदैव सास और देवरानी की आलोचना यानी टीका, देवरानी और उसकी जो सास है उस पर यह हमेशा टीका टिप्पणी करती रहती है। और इसके जो अतिरिक्त पात्रों में पार्वती और सुखदेई इसकी सर्वसुख की 2 संतानें हैं, बेटियां हैं और नन्हे और मोहन यह अन्य पात्र इस कहानी में देखने को मिलते हैं। अभी इस कहानी की जो कथा वस्तु है उसे हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, कथा वस्तु, यहाँ पर जो उपन्यास में सर्वसुख नाम का एक बनिया है और यह जो अग्रवाल परिवार का, मेरठ का प्रसिद्ध अग्रवाल परिवार का एक बनिया है, जो बहुत ही मतलब अच्छे घर का है और जिसके 2 पुत्र हैं, दौलतराम और छोटेलाल, और 2 बेटियां हैं, पार्वती और सुखदेई। और छोटी बहू देवरानी संस्कारी और उसे धन संपत्ति का कोई लालच, लोभ या उसे दिखावटीपन करने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ी बहू है ज्ञानो जेठानी, लालची स्वभाव की है और अपने लालच के कारण अपने पति दौलतराम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़का कर घर का बंटवारा करवा दिया है। और उपन्यास के अंत में उसका स्वार्थी स्वभाव दिखाई देता है। और जब बंटवारे में मंडी की दुकान दौलतराम के हिस्से आई और हवेली छोटेलाल के हिस्से आई, किंतु इससे भी वह संतुष्ट नहीं थी दोस्तों।
हवेली से जाते वक्त हवेली की 2 खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी अपने साथ ले गई और बाल विवाह का प्रचलन होने के बावजूद छोटेलाल और उसकी पत्नी ने अपने पुत्रों का बाल विवाह नहीं करवाया बल्कि उन्हें शिक्षित करवाया। और विधवा विवाह की यहाँ पर समस्या एक हमें देखने को मिलती है, परंतु जो छोटेलाल की बहू की मामी की बेटी का पुनर्विवाह छोटेलाल की बहू के प्रयास से करवाया गया है। और देवरानी जेठानी की कहानी में जो जनभाषा किस्सा गोई शैली में लिखी गई कहानी है और लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग इस उपन्यास में हुआ है और बोलचाल का तरीका और मुहावरे युक्त मुहावरों और लोकोक्ति का प्रयोग इस उपन्यास में हुआ है दोस्तों। तो आपको समझ में आया यह उपन्यास की समीक्षा या कथा वस्तु। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस उपन्यास का, उसमें जो विशेषताएं है उपन्यास की, बाल विवाह का वर्णन देखने को मिलता है और विवाह के समय धन का खर्च यहाँ पर किस प्रकार किया गया है उसका भी विवरण हमें देखने को मिलता है। और स्त्रियों की आभूषण के प्रति लालसा लोभ, बंटवारे का चित्रण, वृद्ध लोगों की स्थिति और बहुओं की आलोचना, शिक्षा का जो वर्णन यहाँ पर हुआ है और स्त्री शिक्षा को महत्व दिया है, ठीक है। और अंधविश्वास का भी यहाँ पर जो सबसे हम देख सकते हैं कि अंधविश्वास जो है, जो बड़ी बहू है ज्ञानों में अंधविश्वास हमें देखने को मिलता है। और शिक्षा का महत्व, यह छोटी बहू और छोटेलाल के द्वारा हमें शिक्षा का महत्व समझ में आता है। और यहाँ पर जो भाषा है वो जन भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अब हम अगला जो निष्कर्ष है, तात्पर्य कहना यही है कि दोस्तों इस उपन्यास में जो बाल विवाह की समस्या है, उस बाल विवाह की समस्या को बड़ी ही मार्मिकता से पंडित गौरी दत्त जी ने प्रस्तुत किया है दोस्तों। और इस उपन्यास में जो स्त्रियों के द्वारा आलोचना की गई है उसका भी हम यहाँ पर तत्कालीन परिवेश का जो नारी पात्रों का जो चित्रण है इस उपन्यास में पंडित गौरी दत्त ने बहुत ही सटीक और मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। और शिक्षा के महत्व तथा यहाँ पर जो बंटवारे का चित्रण देखने को मिलता है, यह भी तत्कालीन समय में जितनी प्रासंगिक है यह उपन्यास, उतना ही प्रासंगिक आज के समय में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का उपन्यास तो है ही, परंतु इसमें जो अंतर्वस्तु इतनी सामाजिक की तत्कालीन पूरा समाज ही ध्वनित होता है। और मसलन विवाह, बाल विवाह और फिजूल खर्चियाँ, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों की जो स्थिति है, अनगढ़ ईमानदारी में उपन्यास कभी भी चूकता नहीं है। और लोक स्वर संपृक्त भाषा इतनी जीवंत है कि आज के साहित्यकारों को भी दिशा निर्देश करती है। और दृष्टि का यह हाल है कि इस उपन्यास के माध्यम से हिंदी पट्टी में नवजागरण की पहली आहट तक को सुना जा सकता है। इस रचना का जो उद्देश्य है, बारंबार यह मुखर कर आता है कि दोस्तों वैशिष्ट्य यह है कि आरोपित कहीं भी नहीं लगाया गया। और 150 साल पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए देवरानी जेठानी की कहानी, यह उपन्यास बेहतर और कोई दूसरा साधन नहीं है दोस्तों। और इस उपन्यास के माध्यम से, यह कहानी नहीं बल्कि उपन्यास है, और इस उपन्यास के माध्यम से पंडित गौरी दत्त जी ने अपने विचारों को बहुत ही सटीकता से प्रस्तुत किया है दोस्तों। और जो देवरानी जेठानी की कहानी, यह उपन्यास जो है, इस उपन्यास का जो समय रहा है वो 1870 यह उपन्यास लिखा गया है 1870 में। और 1870 की जो भी यहाँ पर
हम देख सकते हैं कि उस समय की जो भी तत्कालीन परिस्थितियाँ होती है, जो मध्यम वर्गीय और जो उच्च वर्गीय, उसके साथ ही जो अंधविश्वास, रूढ़ि परंपराएं हमें देखने को मिलती है, और उन सारी परंपराओं को, जो अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को और उस समाज की स्थितियों को, परिस्थितियों को, घरेलू समस्याओं को, विसंगतियों को यहाँ पर बहुत ही मार्मिकता से पंडित गौरी दत्त जी ने प्रस्तुत किया है दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा यह उपन्यास। इसका जो समय है वो है 1870। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, यह मेरा चैनल है एजुकेशन विद मी, लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम। मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को, क्योंकि मेरी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा, वहाँ पर क्विजेस और PDF मैंने डाल दिया है दोस्तों, और सक्सेस 100% मिलेगा। इट्स एग्ज़ाम टाइम, हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माई ऑल स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, टाटा बाय बाय, अगले वीडियो तक धन्यवाद।